पोरीफेरा में, स्लेंटेटा में, प्लेटीहेल्मिंथेस में, आदि जो संघ है इनमें परिसंचरण तंत्र का क्या है, अभाव है। इससे पहले इसके बाद जो एनिलिडा संघ आता है उसमें क्या शुरुआत हो जाएगी, किसकी शुरुआत होगी बोलो, परिसंचरण की। तो बताएंगे, पूछेंगे अपन से कि जो परिसंचरण है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। इसके बाद आता है 1628 में एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसका नाम क्या था बोलो, विलियम हार्वे। इसने सर्वप्रथम हृदय के कार्यों के और परिसंचरण के बारे में बताया, ठीक। फिर परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परिसंचरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिरकार क्या जरूरत है परिसंचरण की। चलो हम ऐसा सोच लें कि हम जब पानी भर के लाते थे, हमारे पूर्वज पुराने टाइम पे हमारे माता पिता हेड पंप से या फिर क्या बोलते हैं उससे, तालाब से या किससे, तो वहाँ से पानी आता था, भर के लाते थे। लेकिन डायरेक्ट क्या होता था, आजकल क्या कहते हैं, डायरेक्ट हमारे घर में नल आने लग गए, है ना। और कुछ समय तो ऐसा है कि लोग अपने कमरे में नल लगा लेते हैं, कमरे में लगने लग गए लाइट नल फिटिंग वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है किसी पानी वानी की समस्या की। तो देखो सुनो ध्यान से, अब इसमें हमारी कोशिकाओं और हमारे ऊतकों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अपशिष्ट पदार्थों या हानिकारक पदार्थों जैसे CO2 के निष्कासन के लिए एक प्रभावी परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता होती है। तो क्यों जरूरत पड़ी, अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के लिए, और आवश्यक पदार्थों को कोशिका तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, परिसंचरण की, ठीक है। जैसे प्राणी आते हैं अपने सरल, जैसे स्पंज, स्लेंट्रेट आदि अपने शरीर में पानी का संचरण गुहाओं में करते हैं। किस में करते हैं, गुहाओं में। इनके में कोटर होते हैं, अंदर अंदर कैसे मटके रखे होते हैं ना, वैसे जगह जगह क्या होते हैं, कोटर होते हैं। और इन कोटरों में क्या होता है भाई, इन प्राणियों का जो शरीर है के जो अंग है वो अंग क्या होते हैं, डूबे हुए रहते हैं, ठीक है। हाँ, और उच्च वर्ग के प्राणी में परिसंचरण तंत्र जो है ना रक्त और लसिका के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, रक्त और लसिका के माध्यम से। तो जंतुओं में परिसंचरण की शुरुआत एनिलिडा संघ से हुई है भाई, किससे हुई है, एनिलिडा संघ से। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे बोलो, रुधिर के बारे में। तो रुधिर क्या होता है, देखो रुधिर एक विशेष प्रकार का तरल संयोज ऊतक है। बताओ ऊतक पढ़े नहीं पढ़े अपन ने, अरे ऊतक पढ़े थे ना, उसमें संयोज ऊतक में रक्त को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, पढ़ा था, है ना। वहाँ लिखा था कि इस पार्ट में पढ़े, है ना, आगे पढ़े। तो तरल संयोजी ऊतक होता है। मनुष्य में लगभग कितना होता है बोलो, 4 से 5 लीटर होता है ना। और रुधिर का pH 7.4 होता है। मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि रुधिर का pH 7.4 ही क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है मैंने क्लोराइड शिफ्ट वाले भी क्रिया बताई थी, है ना। वहाँ पे मैंने बताया था कि RBC से जितने HCO3 बाइकार्बोनेट आयन बाहर आते हैं उतने क्लोराइड आयन अंदर चले जाते हैं, जितने क्या नाम से कैल्शियम आयन, ठीक है ना, बाहर आते हैं उतने सोडियम आयन अंदर चले जाते हैं। तो ये मैंने बताया था आप लोगों को। तो हमेशा आयनों का साम्य बना रहता है, और रक्त की pH आयनों के आधार पर है। H+, pH किसको कहते हैं, H+ को ही कहते हैं। जितने H+ बाहर आते हैं, है ना, उतने सोडियम अंदर चल जाते हैं। इसीलिए हमारे रक्त का pH कितना है, 7.4 जो है स्थिर बना रहता है। क्लियर है बात, बोलो क्लियर है ना। आगे चलो, रुधिर का संगठन देखो, रुधिर का क्या संगठन होता है। रुधिर का संगठन देखो, रुधिर हमारा जो रुधिर है वो 2 भागों में बटा हुआ है, जिसमें 55% तो क्या है बोलो, प्लाज्मा है, और कोशिकाएं कितनी है बोलो, 45%। यानी हमारे रक्त में लगभग प्लाज्मा और क्या है, कोशिकाएं हैं, ठीक है। देखो अब कोशिकाओं की बात करो, कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है बोलो, 3 प्रकार की, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की कोशिकाएं हमारे रक्त के अंदर होती है ना। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। चलो RBC का क्या नाम है, RBC का नाम होता है रक्ताणु या फिर इरिथ्रोसाइट। WBC का नाम है श्वेताणु या ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का नाम है बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट। इस प्रकार से ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पर 3 प्रकार की कोशिकाएं जो किसके अंदर मौजूद है, रक्त के अंदर। आगे बढ़ो, अब हम देखेंगे कि जो WBC है, क्या है जो WBC, वो WBC कितने प्रकार की है बोलो। WBC 2 तरह की,
एक तो हो गई कणिकामयी WBC, कौन सी? कणिकामय, और एक होगी कणिका रहित WBC। कणिकामय WBC कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और कणिका रहित कितनी? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। आप थोड़ा ध्यान से समझना कि कणिकामय को कणिकामय क्यों कहते हैं, इसमें छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है। इनका जो केंद्रक होता है ना वो कणों में टूटा रहता है, ऐसे छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है। और जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है इनमें कोई कणिकाएं नहीं पाई जाती। अब एक एक करके वापस आ जाते हैं। रक्त का पहला भाग क्या पढ़ा अपन ने? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है देखो, सुनो ध्यान से। प्लाज्मा का संगठन, अगला टॉपिक क्या आता है बोलो? प्लाज्मा का संगठन। ये पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है और कुल रक्त का 55% होता है। मैंने इससे पहले आपको चार्ट के माध्यम से बताया था, अब आप डिटेल से पढ़ोगे एक एक करके। प्लाज्मा का संगठन निम्न है भाई। प्लाज्मा में जल कितना बोलो? 90 से 92%। प्रोटीन कितनी? 6 से 8%। अब 6 से 8% जो प्रोटीन है वो कितनी है, कौन कौन सी है बताओ? पहली प्रोटीन का नाम बताओ बताओ। फाइब्रिनोजन या फिर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, लिख रहा है तुम्हारे ये यहाँ तक। दूसरी प्रोटीन है ग्लोबुलिन प्रोटीन। तीसरी प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन। तो बताओ प्लाज्मा में कितनी कितनी प्रोटीन होती है? 3। बताओ भाई, नाम बताओ। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। तो एल्बुलिन में और फाइब्रिनोजन में और ग्लोबुलिन में तो सबसे पहले आती है फाइब्रिनोजन। तो ये फाइब्रिनोजन किसका काम करती है बताओ? रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का निर्माण का कार्य करती है। दूसरी वाली है ग्लोबुलिन, ये क्या काम करती है? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाने का, क्या बनाने का काम करती है? प्रतिरक्षी को हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। प्रतिरक्षी को एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। और लास्ट वाली कौन सी बची? एल्बुलिन, जो परासरण नियमन का कार्य करती है, हमारी कोशिकाओं को फूला हुआ बनाए रखती है ताकि इन कोशिकाओं में जो पदार्थ है ना इधर उधर आदान प्रदान करते हैं, ये सारे पदार्थों का क्या हो जाए, यहाँ पर अच्छी तरह से घुल जाए, मिल जाए। और क्या क्या होता है प्लाज्मा में बताओ भाई? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, बाइकार्बोनेट आयन, बाइफॉस्फेट आयन, सल्फेट आयन, मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन। इतने सारे क्या हो गए? आयन्स जो है हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं। तो प्लाज्मा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, कितनी सारी चीज़ें हैं। देखो हम नमक क्यों खाते हैं? क्योंकि प्लाज्मा में जाता है सीधा सोडियम क्लोराइड। पोषक पदार्थ के रूप में ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकता है, वसा हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, इतनी सारी चीज़ें। और हार्मोन भी साथ में, क्या? हार्मोन भी। इतने सारे पदार्थ हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। और क्या क्या है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में मौजूद है हमारे उत्सर्जी पदार्थ, यूरिया व यूरिक अम्ल। क्या क्या हो गए बोलो? यूरिया और यूरिक अम्ल। इतने सारे पदार्थ इसमें सम्मिलित है। ठीक है, बोलो यहाँ तक? बिल्कुल, ये पढ़ लिया आपने 10th में, पढ़ा नहीं पढ़ा बताओ? 10th में पढ़ा था ना ये RBC WBC पढ़ा है ना? हाँ। तो RBC देखो, RBC की बात कर रहा हूँ मैं। तो RBC को लाल रक्त कणिकाएं भी कहते हैं और इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। संख्या बताओ। कुल रक्ताणु का 99%, यानी जो RBC है वो 99% होती है भाई टोटल। जितनी भी हमारे पास जितनी भी वो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाएं मान लो 100% है। 100 हमारे पास रक्त की कोशिकाएं हैं, तो 99 में कौन सी मिलेगी? RBC। कितनी मिलेगी? RBC। 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी। कितनी? 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी बोल दो, या 5.5 से 5 लाख मिलियन प्रति घन मिमी बोल दो। इतनी संख्या होती है। तो आप कौन सा रखोगे? 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी। एक घन का डिब्बा होता है। क्या होता है? एक डिब्बा होता है भाई। उस डिब्बे के अंदर कितनी मिलती है? ये कितनी मिलती है भाई? ये देखो, आपको एक डिब्बा बना के बताता हूँ मैं। ये डिब्बा देखो आप, दिख रहा है इसमें?
दिख रहा है डिब्बा? तो ये डिब्बा जो है, इस डिब्बे में ये किसका, एक घन एमएम का एक क्यूब है। ये क्या है, ये क्यूब। इस एक क्यूब में कितनी मिलेगी, ये 1 मीटर क्यूब। क्या दे रखा है इसमें, है ना, एमएम क्यूब का एक घन है। उस घन के अंदर हमारी जो आरबीसी है वो इतनी मिलेगी। तो कितनी मिली, 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी। ठीक। नेक्स्ट, निर्माण कहाँ होता है बताओ? निर्माण होता है युवावस्था में। जब हम बड़े हैं अभी तो यकृत और प्लीहा में। लेकिन जब ये युवावस्था नहीं है भाई, यहाँ थोड़ा सही करना बेटा, ये भ्रूण अवस्था है यहाँ पे, है ना, इसको सही कर लो सभी। निर्माण लिखा है ना, इस जगह युवावस्था की बजाय भ्रूण अवस्था ही है। कल हाँ, तो भ्रूण अवस्था में तो यकृत और प्लीहा में निर्माण होगा जब हम माँ के गर्भ में हैं, है ना, उस टाइम पे। लेकिन जब हम बड़े हो गए, बड़े बाहर आ गए, तो कहाँ बनेगा, लाल अस्थि मज्जा। लाल अस्थि मज्जा कहाँ होता है भाई? लाल अस्थि मज्जा हमारी अस्थियों में होता है। ये हमारी जो अस्थियाँ हैं यहाँ पे बीच में, ठीक है ना, सॉरी किनारों पर, है ना, बीच में पीली, और यहाँ साइड पे कौन सी होगी, लाल अस्थि मज्जा। विघटन, इसका लाइफ टाइम कितना है, 120 दिन या फिर 3 से 4 महीने होता है। विघटन प्लीहा में होता है, इसलिए प्लीहा को प्लीहा आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। संरचना, इसकी आकृति उभयावतल होती है। उभयावतल जानते हो, एल्पेंलिबे चॉकलेट देखिए, बीच में गड्ढा होता है, बस ऐसी होती है। ये गड्ढा क्यों होता है इसमें? अरे आरबीसी में गड्ढा क्यों दिखाई देता है, कोई बता सकता है? इसलिए दिखाई देता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। जो मोटा सा केंद्र का भाग है ना, वो गायब है, इसलिए इसमें बीच में इसे पिचकी हुई रहती है, उभयावतल। वयस्क मनुष्य की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 ml में 12 से 10 ग्राम क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो एक प्रकार का शोषण वर्णक है। इसका काम क्या है? इसका काम है O2 को फेफड़ों से ऊतकों तक पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, इसका काम है। तो यहाँ तक थी आरबीसी। बताओ समझ में आएगी आरबीसी? फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार और। आरबीसी संख्या कितनी बताओ भाई, 50 से 55 लाख। निर्माण कहाँ पे हो रहा है? भ्रूणावस्था में, यकृत प्लीहा में। वयस्क अवस्था में, लाल अस्थि मज्जा में। विघटन कहाँ पे होगा? जीवन काल कितना? 120 दिन। विघटन कहाँ पे होगा? प्लीहा में। जहाँ पैदा हुआ वहीं जाके मरेगा। बात ये है, जहाँ पैदा हुआ था ना खून, वहीं जाके मरेगा। यानी जो जहाँ पैदा होता है ना, मतलब कोई व्यक्ति पैदा होता है, मान लो बडोरा में पैदा हुआ, तो बडोरा के मसाड़े में क्या होगा, वो वहाँ जाके जलाया जाएगा उसको। तुम कहीं भी चले जाओ, लेकिन तुम्हें अंतिम समय में कहाँ लाया जाएगा? अपने ही गाँव में लाया जाता है ना? करते नहीं करते ऐसा? डब्ल्यूबीसी क्या करती है? डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट या वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई वर्णक नहीं होता है। क्यों कोई कलर क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता। अरे डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन का अभाव होता है। किसका अभाव होता है बोलो? हीमोग्लोबिन का। इसके कारण ये रंगहीन होती है। क्या होती है? रंगहीन। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है तथा ये आरबीसी से बड़ी होती है और अनियमित आकार की होती है, टेढ़ी मेढ़ी जैसी, है ना, ऐसी। इसका आकार 8 से 15 माइक्रोन होता है। कितना होता है? 8 से 15 माइक्रोन। संख्या आरबीसी से कम होती है, 6000 से 8000 प्रति घन mm। वो तो बहुत कम हो गई ना, देखो 6000 से 8000 प्रति घन mm होती है। केंद्र की उपस्थिति के कारण इन्हें वास्तविक कोशिकाएं या ट्रू सेल्स कहते हैं। देखो, वास्तविक सेल्स या ट्रू सेल्स, वास्तविक कोशिकाएं या ट्रू कोशिकाएं कहते हैं। इनका जीवन काल भी बहुत कम है। कितने दिन का है? 5 से लेकर के 7 दिन तक इनका जीवन काल है। ये अमीबीय गति करती है और जिगजैग पथ पर गति करती है। डब्ल्यूबीसी के भी 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2। बस यहाँ तक ही था। चलो, कौन कौन सा भाग आ गया? पहला एक तो होता है कणिकामय। अब मैं पूरा कर दूंगा इसको, देखो थोड़ा सा और है। कणिकामय डब्ल्यूबीसी। कौन सी डब्ल्यूबीसी? कणिकामय डब्ल्यूबीसी। देखो,
कणिकामय को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट। अकणिकामय को कहते हैं अग्रेनुलोसाइट। क्या कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। तो देखो कणिकामय, ये कौन बजा रहा है? कणिकामय और अकणिकामय। तो पहले कणिकामय की एक लाइन पढ़ते हैं। इनमें अभिरंजन ग्रहण करने वाली कणिकाएं पाई जाती है। यानी जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, जैसे अभी आप अपने होली खेली तो हमने किसी को गुलाल लगाया, क्या हम हवा में गुलाल लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते ना। किसी के लगाएंगे तभी गुलाल लगेगी और दिखेगी। लेकिन यहाँ देखो, इसमें कणिकामय में बीच में छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण। तो जैसे कोई अभिरंजन डालेंगे, कोई रंग डालेंगे, तो वो कणिकाएं रंगीन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रंगीन, अर्थात उनमें कलर आ जाएगा। तो ये रंगहीन तो होती है लेकिन ये कलर को ग्रहण कर लेती है। तो देखो इनमें अभिरंजन ग्रहण करने वाली क्या होती है? तो अभिरंजन ग्रहण करने वाली क्या होती है? कणिकाएं होती है। किन में होती है? कणिकामय में। और उसमें क्या होती है? बोलो, होती है क्या? नहीं होती। जो अकणिकामयी है उनमें अभिरंजन को ग्रहण करने वाली कोई कणिकाएं नहीं पाई जाती। जो कणिकामय है उनमें कण पाए जाते हैं, इसलिए उनको कणिकामय या ग्रेनुलोसाइट कहा जाता है। जो कणिकामय है इनमें 2 से लेकर के 5 तक केंद्रक आपस में जुड़े रहते हैं। कितने केंद्रक जुड़े रहते हैं? 2 से लेकर 5 तक। और जो अकणिकामय है वो होती है 1 केंद्रक की है। अकणिकामय में सिर्फ 1 केंद्रक होता है। ये कुल WBC की 65% होती है कणिकामय, और अकणिकामय कुल WBC की 25 से 35% होती है। कणिकामय का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और अकणिकामय का निर्माण कहाँ पे होता है? थाइमस, प्लीहा और लसिका गांठों में। ठीक है, अब आ जाओ डिटेल से पढ़ने के लिए। कणिकामय WBC के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? सबसे पहला प्रकार इओसिनोफिल्स। कणिकामय WBC का पहला प्रकार है जिसका नाम है इओसिनोफिल्स या एसिडोफिल्स। ये इओसिन नामक अम्लीय अभिरंजक से अभिरंजित हो जाती है। इसके केंद्रकों में 2 पालियाँ होती है। कितनी पालियाँ होती है? 2। ये संक्रमण व एलर्जी से रक्षा करती है। बस ये बात याद रखो, किससे रक्षा करती है? संक्रमण और एलर्जी से रक्षा करती है। इसका नाम है इओसिनोफिल। एंटीहिस्टामिन का स्त्राव करती है। किसका स्त्राव करती है? एंटीहिस्टामिन का स्त्राव करती है। बेसोफिल्स, ये एक क्षारीय अभिरंजक मिथाइल ब्लू से अभिरंजित हो जाती है जिसका नाम है बेसोफिल्स। बेसोफिल मतलब बेस। बेसोफिल किससे है? बेस से है। बेस मतलब क्या होता है? क्षार होता है। तो ये क्षारीय अभिरंजक मिथाइल ब्लू से अभिरंजित हो जाती है। इसका केंद्रक एस आकार का होता है और 2 से 3 पिंडों का बना होता है। ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन का क्या करती है? निर्माण करती है। तथा शोधकारी क्रियाएं क्या होती है? मान लो हमारे कहीं दापड़ वापड़ हो गया, जानते हो ना, फोड़े पुंस हो गया, तो वहाँ लाल लाल निशान हो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि आसपास घेर लेती है उसको। ये जो हमारी बेसोफिल्स है ना, ये वहाँ चली जाती है और उसको आसपास से घेर लेती है ताकि संक्रमण आगे ना फैले, है ना, इसीलिए। न्यूट्रोफिल्स, ये कणिकामय WBC का 60 से 65% होती है। इनकी संख्या 4000 से 5000 होती है। कितनी होती है? 4000 से 5000 होती है। न्यूट्रोफिल्स कितनी होती है? बोलो, 4000 से 5000। और ये किससे अभिरंजित होती है? बताओ किससे होती है? उदासीन से। नाम क्या है? न्यूट्रल्स। क्या नाम है इसका? न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल से, तो देखो इसका केंद्रक 2 से 3 या अधिक पिंडों का बना होता है। ये कोशिका पारण क्रिया दर्शाते हैं। कोशिका पारण जानते हो? एक कोशिका से दूसरी कोशिका को पार करके चली जाती है। इनका जीवन काल 2 से 4 दिन होता है बस, क्योंकि अपने फोड़े पुंसे वगैरह होते हैं, दापड़ होते हैं, क्या वो ही रहते हैं? क्या 2-4 दिन में मिट जाते हैं। ये हानिकारक पदार्थ वो रोगाणुओं का भक्षण कर लेती है। हमारे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश कर गया ना, तो उसका भक्षण कौन करेगी? न्यूट्रोफिल करेगी। और कभी कभी इनका आकार 80 माइक्रोन भी हो जाता है। इतना सारा आकार इनका हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। कणिका विहीन WBC इनके कोशिका द्रव्य में कणिकाओं का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? कणिकाओं का अभाव। ये मात्र 1 केंद्र की होती है और ये
स्थिति व आकार के आधार पर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली है लिम्फोसाइट, दूसरी है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट ये 20 से 25% होती है, मोनोसाइट 4 से 10% होती है। लिम्फोसाइट 8 से 16 माइक्रोन होता है और मोनोसाइट 15 से 20 माइक्रोन होता है। लिम्फोसाइट का जीवन काल 2 से 100 दिन का होता है, जबकि मोनोसाइट का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। ध्यान देना, मोनोसाइट है ना, उस जो लास्ट वाली पड़ी थी न्यूट्रोफिल, उसके साथ मिल जाती है और एक और बहुत बड़ी कोशिका बनाती है, जिसको बोलते हैं महाभक्षकाणु, व्रतभक्षकाणु। और वही क्या करती है, हमारे शरीर में कोई भी बाहरी विदेशी कीटाणु प्रवेश कर जाए उसको नष्ट कर देती है। लिम्फोसाइट का केंद्रक छोटा होता है, जबकि मोनोसाइट का केंद्रक बड़ा और परिधि की तरफ विन्यासित होता है। लिम्फोसाइट का कार्य बीटा व गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाना होता है। ये प्रोटीन एंटीबॉडी बनाने का कार्य करती है तथा लिम्फोसाइट द्वारा कुछ आवेश भी उत्पन्न किए जाते हैं। दूसरी वाली है मोनोसाइट, ये मृत कोशिकाओं का भक्षण करती है, इसलिए इसे शरीर का सफाई कर्मी भी कहते हैं, इसे शरीर का अपमार्जक भी कहते हैं और भक्षण करने के गुण के कारण इसे भक्षकाणु भी कहते हैं। फिर आती है पट्टिकाणु। बिल्कुल सिंपल है पट्टिकाणु के बारे में। पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, आकार होता है 2 से 4 माइक्रोन। निर्माण अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली महाकेंद्रक कोशिकाओं या मेगाकैरियोसाइट के विखंडन से इसका निर्माण होता है और केंद्रक इसमें भी क्या होता है, अनुपस्थित। संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी। जीवन काल होता है कितना, 5 से 7 दिन का। कार्य क्या है इसका, रक्त स्कंदन करना, रुधिर का थक्का जमाना, और थक्के को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बस कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बस। ठीक है, यहाँ तक अपन ने क्या पढ़ा भाई, पूरा का पूरा रक्त